कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे पहले के जो भी मेरे एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस थे वो आपको पसंद आए होंगे और आपको ये जो प्रोसेस है प्रत्येक ऑप्शंस के साथ हम चर्चा करते हैं, विस्तार से चर्चा करते हैं, ये पसंद आया होगा। क्योंकि आंसर्स अगर आपको केवल आंसर्स ही देखने होंगे तो आप तो अ, उसकी फ़ोटो खींच के आप चैट जीपीटी से डालेंगे और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके पीछे की कहानी, उसका पूरा लॉजिक अगर हम समझ लेते हैं तो आने वाले प्रश्न एग्जाम्स में कैसा भी प्रश्न आ जाए आपको उसके बारे में 360 डिग्री नॉलेज होगा, है ना? चलिए, तो सबसे पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? संविधान सभा की कौन सी समिति सबसे महत्वपूर्ण थी? हालांकि अ, ऐसा प्रश्न आने की उम्मीद कम ही होती कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सी थी, लेकिन अगर कभी आ जाए तो हमें ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंबेडकर थे, है ना? सभी महत्वपूर्ण थी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ड्राफ्टिंग कमेटी मानी जाती है। और इस समिति के बारे में थोड़ा जान लेना जरूरी है, हालांकि जब हम पढ़ेंगे कक्षा में तो विस्तार से पढ़ेंगे। ये 29 अगस्त 1947 को बनाई गई थी। कब बनी थी? 29 अगस्त 1947 को। और एक बड़ी अच्छी बात यह है कि एक दिन बाद 30 अगस्त 1947 को सभी लोगों ने, मतलब उस समिति में लगभग 8 लोग थे और 8 में से 7, क्योंकि एक तो उनमें से अंबेडकर जी थे, और सभी 7 लोगों ने सर्वसम्मति से डॉक्टर अंबेडकर को 30 अगस्त को प्रारूप समिति का अध्यक्ष घोषित कर दिया। अब आप सोचेंगे ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी में जितनी भी अलग अलग समितियां थी उनके जो रिपोर्ट्स आते थे, सुझाव आते थे और उनकी जो चर्चाएं होती थी, आपको पता है हमारे संविधान में जितनी भी चर्चाएं हुई हैं, जितनी भी डिबेट्स हुई हैं, वो शब्दशः वॉल्यूम कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के नाम से रखी हुई है ना? मैंने कुछ को पढ़ रखा है, कुछ अभी पढ़ना बाकी है। तो संविधान का अंतिम रूप दिया गया, किसने दिया? प्रारूप समिति ने दिया था। इसलिए संविधान निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण समिति इसी को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं। जैसे अभी पिछले ही उसमें हमने देखा, प्रश्न में ये बात हम सामने आई थी कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, और ये प्रश्न बनता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 29 अगस्त नहीं है। अब 29 अगस्त नहीं है तो हम आराम से इसमें आंसर क्या कर सकते हैं? 30 अगस्त, है ना? और एक बात और, मैं थोड़ा इसके पिछले प्रश्न में और भी कुछ चर्चा करना चाहता हूँ जो मुझे ऐसा लगता है कि अ, बहुत जरूरी है। एक्चुअली जो संविधान सभा थी वो केवल एक नॉर्मल सभा नहीं थी, उसमें कई विशेषज्ञ लोग थे और उन विशेषज्ञों की समितियां बनाई गई थी, है ना? और साथ ही साथ देखा जाए तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ड्राफ्टिंग कमेटी में 8 सदस्य थे, लेकिन 8 नहीं, टोटल 9 सदस्य थे। और जिसमें से डॉक्टर अंबेडकर को डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार कहा जाता था। और संविधान सभा की अगर कुल बात करें तो लगभग 22 समितियां उस यहाँ पर काम कर रही थी। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न में आते हैं। हाँ, इसमें 29 अगस्त नहीं है तो हम ये मान के चलते हैं कि ये 30 अगस्त ही इसका आंसर होगा। तो वही जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि 29 अगस्त को ही किया गया था, लेकिन विकल्प में अगर 30 अगस्त है तो आप वही मानकर चलेंगे। अब अगर इस विकल्पों में मैं बात करूँ तो 15 अगस्त, ये तो है ना, स्वतंत्रता के दिन की बात है और ऐसा कुछ हुआ नहीं था। 26 नवंबर को क्या हुआ था आपको पता है? हमारा संविधान अ, मतलब संविधान बनकर लगभग तैयार हो गया था। लगभग क्या, पूरा ही तैयार हो गया था। 26 जनवरी 50 को क्या हुआ था? अ, संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो अब प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे ये आप सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इसका गठन जैसे कि हमें पता है 30 अगस्त, तो आजादी के तुरंत बाद लगभग कर दिया गया था। और ठीक है, फिर चलिए, फिर अगला सवाल, प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? आप सबको पता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अ, क्योंकि देखा जाए तो अंतिम रूप जो उन्होंने ही दिया था, और सबसे ज्यादा एक अर्थशास्त्री, समाज सुधारक और कानूनविद वही थे, है ना?
दुनिया के कई संविधानों का अध्ययन भी कर रखा था उन्होंने, क्योंकि वो विदेश में भी रहे। भारतीय परिस्थितियों के अनुसार संविधान तैयार करने का एक अच्छा अनुभव भी था उन्हें, और इसीलिए इन्हें शिल्पकार कहा जाता है, भारतीय संविधान का शिल्पकार, है ना। ठीक है, तो इनका एक ठीक ठाक योगदान है संविधान को बनाने में। अब जैसे बी एन राव, है ना, बी एन राव, अगर मैं बात करूं कि बी एन राव कौन थे, एक थोड़ा बहुत तुम्हें पता होना चाहिए कि ऑप्शन दिया है तो क्यों दिया है। तो बी एन राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, ना कि वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार किया था, है ना। मसौदा तैयार करने का मतलब होता है कि जैसे कि एक प्लान, है ना, पहले रफ आइडिया बनाया जाता है। जैसे कोई घर बनाना है तो आप पहले रफ आइडिया बनाएंगे कि हमें ज़रूरत कितने की है, कितने रूम्स की ज़रूरत है, वॉशरूम कितने चाहिए होंगे, कहाँ पर क्या बनेगा, एक नॉर्मल रफ आइडिया बनाया है। फिर उसके बाद आगे का काम जो होगा वो फिर कमेटी करेगी। ठीक है, और एन गोपाल स्वामी अयंगर और टी टी कृष्णमाचारी, ये दोनों क्या थे, ये प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ थे देखा जाए उस समय के हिसाब से, लेकिन ये दोनों सदस्य थे, किसके, प्रारूप समिति के, अध्यक्ष नहीं थे। अब आते हैं संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया। फिर से वही बात, घूम फिर के प्रश्न वही है, लेकिन जितनी बार आप इन चीजों को करेंगे आपको उतना ही ये समझ में आएगा। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे। ठीक है, इससे पहले शायद मैंने 8-9 ऐसा कुछ बोला था, तो टोटल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में उसको कितने समय लगा, कितना समय लगा, ये एक अच्छा सवाल है। तो इसमें अच्छा, अगर मैं इससे पहले शायद मैंने किसी वीडियो में डिस्कस किया है, एक बार फिर से कर देता हूँ। तो जो 7 सदस्य थे, सभी सदस्यों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर अंबेडकर, अंबेडकर, आप लोग भी लिख लीजिए अगर आप लोग के पास नोटबुक है तो। और मैं तो मतलब कल भी अपने बच्चों से कह रहा था, बच्चे कह रहे थे सर टाइम नहीं मिलता वीडियोस देखने का, तो मैंने उन्हें एक सुझाव दिया कि ठीक है, मैं जो कि मैं खुद करता था, कहते हैं ना कि आप अगर किसी चीज को केवल सुन रहे हैं तो सुनते सुनते भी आपके दिमाग में वो चीजें जा रही हैं। अब कुछ ना करने से तो अच्छा है ना कि आप एटलीस्ट सुन ही रहे हो। तो मैं क्या करता था कि मेरे पास जैसे वक्त नहीं होता, मैं खाना बना रहा होता था, तो उस टाइम पे मैं वीडियोस जो मैं फॉलो करता था वो चालू करके आराम से खाना बना रहा होता था, और मेरी कोशिश ये होती थी कि मैं उससे बस सुनता रहूं। ऐसा मैं नहीं, कई लोग करते हैं। तो उससे क्या होता है कि एटलीस्ट आप अपना टाइम तो यूटिलाइज कर ही रहे हैं। हो सकता है आपने 1 घंटे का वीडियो देखा, उसमें से आपको 3-4 चीजें याद हो गई, और उन्हीं 4 में से अगर कभी एक सवाल आ गया तो आपका तो मतलब जो वो था ठीक हो गया। इसीलिए आपको एटलीस्ट ऐसे समय में, जिस समय पर आप कुछ और कर रहे हो, आप देख सकते हैं। दूसरा, एक तो गोपाल स्वामी अयंगर थे, गोपाल स्वामी अयंगर। अच्छा, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे नोट्स मैं आप लोग को अवेलेबल करवाऊंगा, तो आप लोग नहीं लिख पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एक थे अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। फिर फोर्थ कौन थे, के एम मुंशी, के एम मुंशी। फिफ्थ में कौन थे, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। फिर कौन थे, बी एल मीटर। अच्छा, बी एल मीटर। फिर डीपी खेतान। ठीक है, इन नामों को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं फिर से आपको इसका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, चलिए। अब प्रारूप समिति ने मसौदा तैयार करने में कितना समय लिया, तो इसका सही आंसर है 6 महीने। फरवरी देखा जाए तो फरवरी 1948 में इसे जनता के सामने प्रकाशित कर दिया गया, ताकि जनता अपने सुझाव और संशोधन दे सके। ठीक है, और प्रारूप समिति कुल कितने दिनों तक बैठी थी, तो प्रारूप समिति लगभग अगर इसके बैठने की बात करें तो 141 डेज की बैठी थी।
मसौदा संविधान किस तिथि को पारित घोषित कर दिया गया? तो मसौदा, आप मसौदा की बात कर रहे हैं कि मसौदा कब पारित हुआ था? संविधान तो 1949 में पारित हुआ था, लेकिन मसौदे की बात हो रही है। तो अच्छा, मसौदा संविधान का मतलब ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है कि एक होता है ना कि पहले तो एक जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसे एक बार बता दिया जाता है कि हाँ हमारी तरफ से तैयार हो गया है, और अगर इसमें कोई अब चेंजेस करने हैं तो किए जा सकते हैं। तो 1947 में तो नहीं हुआ था, आपको पता है देश आज़ाद हुआ था। 1950 जो 26 जनवरी था इसमें संविधान लागू हुआ था, है ना, लागू हुआ था, तो ये भी आंसर नहीं होगा। 30 अगस्त की डेट अभी आपको अगर याद होगी तो प्रारूप समिति, अब जैसे ऐसे सवालों को ऐसे ही करना है ना, जैसे इस पे अगर आपको ये समझ में नहीं आता मसौदा संविधान, है ना, इससे क्या समझ में आ रहा है? देखा जाए तो हम इससे कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऐसे सवालों को आप आंसर तक पहुंचने से अच्छा ये है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन से, सॉरी ऑप्शन, गलत ऑप्शन आप हटा दीजिए। तो इस दिन स्वतंत्रता मिली थी और इस दिन प्रारूप समिति का गठन किया गया था। ठीक है, अब बचा क्या? 26 नवंबर 1949। चलिए, तो ये एक और फैक्ट है आपको ध्यान रखना है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर को आप कहीं भी जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल डे मनाया जाता है। अब आते हैं 9 सवाल। अच्छा, इसमें ऐसे बहुत से सवाल हैं, ये क्योंकि प्रैक्टिस सेट है, जिसमें से कुछ पीवाईक्यूज भी है, कुछ ऐसे हैं जो एमसीक्यूज है, तो हम वो नहीं करेंगे जो हमें महत्वपूर्ण नहीं लगेंगे। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। 299 सदस्यों में से 26 नवंबर 1949 को वास्तव में कितने सदस्यों ने साइन किया था? इसका मतलब ये हुआ कि जब 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया, उस समय संविधान सभा में कुल 299 लगभग 300 सदस्य थे, लेकिन सभी सदस्य उपस्थित नहीं थे। ऐसा कहीं नहीं होता ना कि 100% अटेंडेंस हो। तो उपस्थित कितने थे? 284 सदस्य उपस्थित थे, और 284 सदस्य सभी ने हस्ताक्षर किए थे। अब एक और अच्छी बात है, परीक्षा में आया हुआ है और आने की संभावना भी है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आजकल आने लगे हैं। तो इसमें से 15 महिलाएं थी, है ना, तो 15 महिलाएं इनमें से थी जिन्होंने हस्ताक्षर किया था। वो कौन सी महिलाएं थी, इसकी चर्चा आपको जो मैंने नोट्स दिए हैं उसमें है, और शायद अगर हम क्लास में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। चलिए, अब आते हैं अगले सवाल पे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लहजा, ये तरीका पसंद आ रहा होगा, जिसपे हम हर एक ऑप्शंस पे जहां जरूरत लगता है उस पर चर्चा करते हैं। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में कितने अनुच्छेद थे? अब यही बात आती है, कितने अनुच्छेद थे? तो आप बताइए कितने अनुच्छेद थे? तो हालांकि इसमें अनुच्छेद प्लस होना चाहिए अनुसूचियां, है ना, अगर अनुसूचियों के साथ हैं तो फिर ये सही है, अदरवाइज 395 इसका सही आंसर होगा। तो उसमें 8 अनुसूचियां उस समय पर थी, और उस जमाने का, आज तो ठीक है और लंबा हो गया है, लेकिन उस जमाने का भी सबसे लंबा लिखित संविधान माना गया था। लिखित और अलिखित क्या होता है आपको पता ही है। ठीक है, और वर्तमान में अगर बात की जाए तो जैसा कि आपको पता है थोड़ा डिस्प्यूट है इसमें कि कौन सा सही माने, लेकिन वर्तमान में थोड़ा इसमें अंतर आ जाता है, और यही अंतर की ही वजह से डॉक्टर अम्बेडकर ने इसे कार्यशील और लचीला संविधान कहा था। लचीला क्यों? क्योंकि आप इसे आराम से संशोधन भी कर सकते हैं। चलिए, अब संविधान सभा का मसौदा किसने प्रस्तुत किया था? तो मसौदा किसने प्रस्तुत किया था? एम एन क्या, एन एम राव, बी एन राव, अंबेडकर, अयंगर। तो अयंगर तो पहले हटा दीजिए क्योंकि ये खुद एक सदस्य थे। मसौदा संविधान, क्या है, संविधान सभा में मसौदा संविधान को किसने प्रस्तुत किया था? तो पहले तो इसको समझिए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन प्रस्तुत किया था, पहली चीज। अब आप बोलेंगे ये क्या है? मतलब उनका नेतृत्व किया बेसिकली। जब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया, जब रेडी हो गया
तो जिसने उसे प्रॉपर बनाया है, अंतिम रूप दी है, तो वही तो खड़ा होकर समझाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, संविधान सभा में खड़े होकर संविधान के विभिन्न प्रावधानों को संविधान के सामने, संविधान सभा के सभी लोगों के सामने समझाया। और समझाने के बाद कुछ लोगों ने जो उनकी आलोचना की कि आपने ऐसा क्यों, ये प्रावधान क्यों रख दिया, इसे हटाइए, तो फिर उसके उत्तर भी दिए, और वो उत्तर बहुत शानदार है। कभी आप डिबेट्स पढ़ेंगे, अगर कभी वक्त मिले, पहले एक बार सरकारी परीक्षाओं में आप किसी न किसी में सेलेक्ट हो जाइए, रैंकिंग लेके आ जाइए, उसके बाद आराम से आप इनको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। और सच में पढ़ने में बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि उस समय पर देश की स्थिति क्या थी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मसौदा प्रस्तुत किया था और वहीं पर डिबेट्स भी की थी। इसीलिए भारतीय संविधान का मुख्य शिल्पकार माना जाता है। अब शायद आप समझ पा रहे होंगे कि जो जगह जगह पर चौराहों पर भीमराव अंबेडकर की जो मूर्ति लगी होती है संविधान को लेकर, वो इसी वजह से लगी होती है। अब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को किस नाम से जाना जाता है, आप सभी को पता है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में। फिर अगले सवाल पर आते हैं। जो सवाल है, संविधान के शेष प्रमुख प्रावधान कब से लागू हुए। शेष की बात हो रही है, तो पहले तो 26 नवंबर को लगभग 80 to 90% हमारा लागू हो गया था, और बाकी जो बचा हुआ संविधान था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, है ना। तो हालांकि अब आप सोचेंगे कि 26 मतलब 2 महीने बाद ऐसा क्यों किया, 26 नवंबर और 26 जनवरी, 2 महीने का फर्क था। तो इसके पीछे एक 1929 का लाहौर अधिवेशन था, जो 26 जनवरी को ही हुआ था, जिसके अध्यक्ष नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू। उस दिन पूर्ण स्वराज दिवस की घोषणा की गई थी, और 26 जनवरी की ही की गई थी। तो हालांकि वो 26 जनवरी 1929 की घोषणा की गई थी, लेकिन तब हम आजाद नहीं हो पाए थे। लेकिन उसे एक वो बनाने के लिए, सिंबल बनाने के लिए कि देखिए, हमने कहा था कि हम 26 जनवरी को आजाद होंगे, 26 जनवरी को ऐसा करेंगे, इसलिए हम 26 जनवरी को ही अपने आप को संविधान को पूर्ण रूप से लागू करेंगे। एक होता है ना, आप लोगों ने भी शायद ऐसा किया ही होगा कि अपने किसी खास मित्र के बर्थडे के दिन ही आप भी कुछ ऐसा करते होंगे, तो कुछ वैसा वैसा समझिए। फिर आते हैं, 26 जनवरी को प्रारंभ तिथि के रूप में क्यों स्वीकार किया गया। अभी हमने बात की पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में, है ना। डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म, ये सारी चीजें नहीं है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक डेट थोड़ी सी गलत बता दी, जो मतलब 1929 नहीं है, 1930 है, ठीक है। 1930 को पूर्ण स्वराज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज की दिवस मनाया था एक्चुअली, और उसी दिवस को एंजॉय करने के लिए, उसी दिवस को सिंबलिक बनाने के लिए बना दिया गया कि भाई 26 जनवरी को ही हम मानेंगे, ठीक है। और अंबेडकर के जन्मदिन अगर आप सबको पता ही होगा, 14 अप्रैल, है ना, 14 अप्रैल होता है। फिर वही वही प्रश्न घूम फिर के, पूर्ण स्वराज दिवस। देखिए, प्रश्न ऐसे बने हैं कि आप एक बार पूरा क्लास में समझ लीजिए, टीचर के थ्रू, कोई भी टीचर आपको पढ़ाए, आप एक बार समझ लीजिए अच्छे से, पीडीएफ को आप एक बार पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको बड़ा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और 360 डिग्री से मेरा मतलब है, आप किसी भी टॉपिक को पढ़ेंगे, उससे लगभग 8 से 10 सवालों को आप पढ़ लेंगे, फिर आप उस चीज को कभी नहीं भूलेंगे। तो लाहौर अधिवेशन दिसंबर, अब यहाँ पर डेट आ रही है, लाहौर अधिवेशन दिसंबर 2029। यही रीजन था कि मैंने ऊपर गलत बता दिया था, या है ना, क्योंकि लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, है ना। और इसी अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 के दिन को निर्धारित किया था, आप समझ रहे हैं। जैसे कि दिसंबर में, मान लीजिए 5 दिसंबर, 10 दिसंबर को बैठकर सभी लोग लाहौर में एक अधिवेशन कर रहे थे, जिसमें बोला गया कि 26 जनवरी, जो आने वाली 26 जनवरी है, उस दिन हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं, पूर्ण स्वराज के दिन मनाते हैं। बस इतनी सी बात हुई थी, ठीक है। तो उम्मीद कर, और हाँ, इसके जो अध्यक्ष थे उस अधिवेशन, ये जो लाहौर में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
और कुछ डेट्स देख लेते हैं। जैसे ये बॉम्बे अधिवेशन जो आप देख रहे हैं, बॉम्बे सेशन, इसमें क्या हुआ था? गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता, इसमें क्या था कि गांधी जी को मनाया गया था कि आप गोलमेज सम्मेलन में आइए और भाग लीजिए। गांधी इरविन समझौता। और एक और है लखनऊ अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दोनों पहले मतलब मुस्लिम लीग कह रही थी कि हमें भारत से अलग देश चाहिए, बेसिकली जिन्ना। फिर कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने समझौता किया लखनऊ अधिवेशन में कि देखिए अभी आप चुप रहिए, अभी आप केवल आजादी, पहले ब्रिटिशों को यहाँ से भगाओ, फिर हम आपस में समझ लेंगे कि हमें क्या करना है ना। भाई मुस्लिम और हिंदू ही आपस में लड़ते रहेंगे तो हम आजाद कब होंगे? तो ये बात तय की गई कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में कि ठीक है, आप भी लड़ाई लड़िए, साथ में मिलकर लड़ते हैं, और जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो आपस में बैठ के डिस्कशन कर लेंगे कि आपको पाकिस्तान में जाना है, पाकिस्तान नया देश बनाना है या नहीं, ये बात की प्रोसेस है। तो ये डिस्कशन हुआ था। और कभी कभी सवाल ये भी आ जाता है कि जो अधिवेशन हुआ था और झंडा फहराया गया था, तो वो किस नदी के किनारे फहराया गया था? तो वो रावी नदी के किनारे। ये इम्पोर्टेंट है, रावी नदी के किनारे। रावी आपको पता है सिंधु नदी की सहायक नदी है और पंजाब से होकर बहती है। ठीक है, तो लगभग 15 प्रश्न हमने इस